नमस्कार, मैं अंशुधर श्रीवास्तव हाजिर हूं आज दिन भर की 5 बड़ी खबरों के साथ। इस बुलेटिन में बात होगी हाथरस घटना पर हो रही सियासत की, साथ ही जानेंगे राज्यसभा में पीएम के संबोधन पर विपक्ष क्यों रह गया सन्न। चर्चा इस बात पर भी होगी कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी टेंशन में क्यों है। इन बड़ी खबरों के अलावा देश दुनिया की दूसरी बड़ी खबरों की भी चर्चा करेंगे, जिससे दिन भर देश की सियासत गरमाई रही। लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। जेल से बाहर नहीं आ पाए केजरीवाल, 12 जुलाई तक बढ़ाई गई दिल्ली सीएम की न्यायिक हिरासत। शराब घोटाला मामले में ईडी ने बनाया है आरोपी। राज्यसभा में पीएम मोदी का अभिभाषण, 1/3 सरकार वाले तंज पर पीएम मोदी का पलटवार। पीएम बोले 10 साल हुए, अभी 20 साल बाकी। मध्य प्रदेश का बजट पेश, लाडली लक्ष्मी और लाडली बहना योजना के लिए 26,560 करोड़ का प्रावधान। तो सुर्खियों के बाद बात आज की सबसे बड़ी खबर की, जो आ रही है यूपी से। हाथरस में हुए हादसे ने पूरे देश में कोहराम मचा दिया है। सड़क से लेकर संसद तक ये मुद्दा गरमाया हुआ है और अब मामले में जमकर राजनीति भी हो रही है। विपक्ष सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहा है, लेकिन योगी बयान से नहीं, अपने एक्शन से विपक्ष को जवाब दे रहे हैं। तड़के ही योगी हाथरस पहुंच गए और हाथरस पहुंचकर सीएम ने क्या किया, देखिए रिपोर्ट में। सीएम योगी हाथरस हादसे में घायल हुए पीड़ितों से मिलने पहुंचे, जहां उन्होंने घायलों से हालचाल पूछा और मामले में उचित कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया। इसके बाद सीएम योगी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। यह हर व्यक्ति जानता है कि सज्जन के फोटो किसके साथ में है, उनके राजनीतिक संबंध किन के साथ जुड़े हुए हैं, और मुझे लगता है उसकी तह में जाना आवश्यक है। जो लोग निर्दोष लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ करते हैं और उनकी जवाबदेही भी इसके साथ तय होगी। इससे पहले सीएम योगी ने अधिकारियों से 24 घंटे में रिपोर्ट तलब की थी। सीएम योगी ने घटना वाले दिन ही डीजीपी, मुख्य सचिव और 2 मंत्रियों को घटना स्थल के लिए रवाना किया था और अब खुद भी हाथरस पहुंच गए, जहां उन्होंने पहले जिला अस्पताल में भर्ती घायलों का हालचाल जाना, फिर अधिकारियों और पीड़ितों संग बैठक कर हालात का जायजा भी लिया। इसके अलावा सीएम योगी ने 2 टूक कहा कि दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा, सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष इस घटना के लिए सरकार को ही जिम्मेदार ठहरा रहा है। अब विपक्ष भले ही सरकार को घेर रहा है। सदन में थे, उस समय जानकारी मिली कि इस तरह का हादसा हुआ है। सवाल ये कि इतने बड़े पैमाने पे इतने लोगों की जान जाना, आखिरकार सरकार क्या कर रही थी, और सरकार की जानकारी में होने के बाद भी इतनी बड़ी घटना हो जाए, बहुत दुखद है। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि अगर किसी आयोजन में इतने लोग इकट्ठे हो रहे हैं या इतने लोग आने वाले हैं, तो आखिरकार उनकी सुरक्षा, उनकी व्यवस्था के लिए सरकार ने क्या किया, ये सबसे बड़ा प्रश्न लगता है। लेकिन सीएम योगी जबरदस्त एक्शन में दिख रहे हैं। वहीं हाथरस भगदड़ मामले में पुलिस ने गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया। मुख्य सेवादार देवप्रकाश मधुकर समेत 22 आयोजकों, सेवादारों के खिलाफ गैर इरादतन जान लेने की धारा 105 BNS में मामला दर्ज हुआ। सबूत छिपाने की धारा 238 BNS भी लगाई गई है। देखना होगा कि फरार बाबा अब कब तक पुलिस की गिरफ्त से दूर रह पाता है। वैसे आज दिन भर देश में पीएम मोदी और सीएम योगी की ही चर्चा है। योगी ने हाथरस पहुंच विपक्ष को सन्न कर दिया, वहीं पीएम मोदी ने राज्यसभा में पहुंचकर विपक्ष को सन्न कर दिया। पीएम मोदी ने संविधान से लेकर पेपर लीक तक हर मुद्दे पर कांग्रेस सहित पूरे विपक्ष को घेर लिया। लेकिन विपक्ष ने ऐसा कुछ किया जिस पर सभापति जगदीप धनखड़ ने भी विपक्ष की क्लास लगा दी। लोकसभा के बाद राज्यसभा में पीएम मोदी का संबोधन हुआ, जहां मोदी ने विपक्ष की जमकर क्लास लगाई। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में पेपर लीक जैसे गंभीर मुद्दे का भी जिक्र किया। आदरणीय सभापति जी, राष्ट्रपति जी ने अपने संबोधन में पेपर लीक को एक बड़ी समस्या बताया है। पीएम मोदी ने कहा, जिस मुद्दे पर विपक्ष को चर्चा करनी चाहिए थी, मिलकर कोई समाधान निकालना चाहिए था, उस मुद्दे पर विपक्ष राजनीति कर रहा है। इसके अलावा राज्यसभा में एक बार फिर मोदी की गारंटी सुनने को मिला। मेरी अपेक्षा थी कि सारे दल दलीय राजनीति से ऊपर उठकर इस पर अपनी बात रखते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से इतना संवेदनशील महत्वपूर्ण मुद्दा भी, मेरे देश के नौजवानों के भविष्य के साथ जुड़ा मुद्दा भी इन्होंने राजनीति के भेंट चढ़ा दिया। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। मैं देश के नौजवानों को
आश्वस्त करता हूं कि आपको धोखा देने वालों को ये सरकार छोड़ने वाली नहीं है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के दौरान राज्यसभा से विपक्ष के सदस्यों ने वॉकआउट कर दिया था। विपक्ष के वॉकआउट की सभापति जगदीप धनखड़ ने भी निंदा की और कहा कि इससे देश के 140 करोड़ लोग आहत होंगे। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि झूठ फैलाने वाले सच नहीं पचा पा रहे हैं। जिनका सत्य से मुकाबला करना, इसके लिए जिनके हौसले नहीं है, वो बैठ करके इतनी चर्चा के बाद उन्होंने उठाए हुए सवालों के जवाब भी सुनने की हिम्मत नहीं है। इन्होंने ये अपर हाउस को अपमानित कर रहे हैं। इस अपर हाउस की महान परंपरा को अपमानित कर रहे हैं। इससे एक दिन पहले मोदी लोकसभा पहुंचे थे, जहां उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला था। मोदी के संबोधन के दौरान विपक्ष लगातार नारेबाजी करता रहा था, लेकिन राज्यसभा में जब पीएम मोदी का संबोधन शुरू हुआ तो उस दौरान विपक्ष ने वॉकआउट ही कर दिया। संसद में तो एनडीए मजबूती से विपक्ष का सामना कर रहा है, लेकिन महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए कमजोर पड़ता दिख रहा है। सीट बंटवारे को लेकर शिंदे गुट और अजीत गुट आमने सामने आ गए हैं। आखिर क्या है पूरा मामला और किस सीट पर फंस रहा है पेच, देखिए रिपोर्ट में। महाराष्ट्र में अक्टूबर के आसपास विधानसभा चुनाव होने हैं। उससे पहले एनडीए के सहयोगी दलों के बीच अब सीट बंटवारे पर टकराव गहराता दिख रहा है। लोकसभा चुनाव के बाद अब एक बार फिर विधानसभा चुनाव में भी गठबंधन के तीनों दल एक ही सीट पर दावा ठोकते नजर आ रहे हैं। खासकर शिंदे और अजीत गुट के बीच तनातनी देखने को मिल रही है। हाल ही में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना ने कहा था कि बीजेपी शिवसेना गठबंधन में एनसीपी बाद में शामिल हुई है, इसलिए चिपलून संगमेश्वर सीट पर उसका दावा नहीं बनता। जबकि बड़ी बात यह है कि 2019 के पिछले विधानसभा चुनाव में उसी सीट से डिप्टी सीएम अजीत पवार के खेमे वाली एनसीपी के शेखर निकम ने चुनाव जीता था। बावजूद इसके शिंदे के नेता इस पर अपना दावा ठोक रहे हैं। इससे राज्य की सत्ताधारी महायुति में सीट बंटवारे को लेकर टकराव की आशंका गहरा गई है। महाराष्ट्र के एनडीए गठबंधन में झगड़ा सिर्फ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार के एनसीपी के बीच नहीं है, बल्कि बीजेपी और शिवसेना के बीच भी कलह सामने आ चुकी है। ऐसे में अब देखना होगा कि एनडीए की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी इस गठबंधन में मचे कोहराम को कैसे संभाल पाती है। चुनाव में कुछ ही महीने बचे हैं, ऐसे में बीजेपी परेशान है कि इस मुश्किल को कैसे संभाला जाए। वैसे चुनाव तो हरियाणा में भी होने हैं, लेकिन चुनाव से पहले एक बार फिर से राम रहीम चर्चा में आ गया है। आखिर क्यों विपक्ष कह रहा है कि जब भी चुनाव आते हैं राम रहीम जेल से बाहर आ जाता है, और क्या है पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट में। विधानसभा चुनाव शुरू होने में कम ही समय बचा है और ऐसे में राम रहीम भी जी जान से जेल से फरलो पर बाहर आने की कोशिश कर रहा है। सिरसा डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम के 21 दिन की फरलो की मांग पर पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार से जवाब मांगा है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 31 जुलाई के लिए तय की गई है। याचिका पर पहले आवासकालीन पीठ ने नाराजगी जताते हुए मामला एक्टिंग चीफ जस्टिस के कोर्ट में भेज दिया था, जिस पर एक्टिंग चीफ जस्टिस जीएस अंगावालिया और जस्टिस लपित बैनर्जी की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की थी। एक्टिंग चीफ ने मौखिक तौर पर कहा कि राम रहीम को 1 साल की जेल पूरी हुए बिना ही कैसे पैरोल मिल जाती है। अब कोर्ट को तय करना है कि राज्य ने नियमों का पालन किया है या नहीं। इसके जवाब में राज्य की तरफ से कहा गया कि राम रहीम पर यह पाबंदी लागू नहीं होती है, क्योंकि वो हार्डकोर अपराधी की श्रेणी में नहीं आता। बता दें कि डेरा प्रमुख ने इससे पहले अवकाशकालीन बेंच के सामने 14 जून को यह अर्जी दायर की थी, लेकिन अवकाशकालीन बेंच ने कोई आदेश जारी न करते हुए कहा था कि चीफ जस्टिस की बेंच ही इस अर्जी पर सुनवाई करेगी, क्योंकि उसी बेंच में ये मामला विचाराधीन है। बता दें कि ये मामला शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी यानी एसजीपीसी द्वारा दायर याचिका के मद्देनजर हाईकोर्ट में लंबित है। याचिका में डेरा प्रमुख को दुष्कर्म और जान लेने के मामलों में दोषी होने के बावजूद हरियाणा सरकार की तरफ से बार बार पैरोल या फरलो पर रिहा करने पर आपत्ति जताई गई है। ऐसे में देखना होगा कि अब कोर्ट क्या फैसला सुनाता है। और बुलेटिन के आखिर में बात बिहार में विपक्ष के निशाने पर आई बीजेपी की। बिहार में बीजेपी एनडीए को मजबूत करने की हर संभव कोशिश कर रही है। इसी को देखते हुए सम्राट चौधरी अयोध्या पहुंचे और उन्होंने अपना संकल्प तोड़ दिया, जिसके बाद बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी पर हमलावर हो गई है। आखिर क्या है मामला, क्या था सम्राट चौधरी का वो संकल्प, देखिए रिपोर्ट में।
बिहार के उप मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी नेता सम्राट चौधरी रामलला के अयोध्या नगरी पहुंचे। यहां उन्होंने अपने पुराने संकल्प को याद करते हुए सरयू नदी में डुबकी लगाई और 22 महीने बाद अपनी पगड़ी भगवान राम के चरणों में समर्पित की। इस दौरान मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता सम्राट चौधरी ने कहा कि सरयू नदी में डुबकी लगाने के बाद मेरे पास पिछले 22 महीनों से मौजूद पगड़ी को भगवान श्री राम को समर्पित कर रहा हूं। बता दें कि अपनी मां के निधन के बाद सम्राट चौधरी ने पगड़ी धारण किया था। इसके बाद एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने प्रण लिया था कि जब तक वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कुर्सी से नहीं हटा देंगे तब तक पगड़ी नहीं खोलेंगे। इस दौरान बिहार में आरजेडी, जदयू, कांग्रेस व अन्य दलों के साथ महागठबंधन की सरकार चल रही थी। सम्राट चौधरी ने सीएम नीतीश कुमार को सीएम की कुर्सी से हटाने की बात अन्य मंचों से भी दोहराई थी। इस बीच बिहार में राजनीतिक बदलाव देखने को मिला और जदयू एनडीए में शामिल हो गई और राज्य में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बन गई। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के पद पर बने रहे, जिसके बाद से सम्राट चौधरी से लगातार सवाल पूछे जा रहे थे। लेकिन अब सम्राट चौधरी ने अपना संकल्प तोड़ दिया तो इस पर भी राजनीति शुरू हो गई है। राजद के प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद ने सवाल किया कि आखिर क्या मजबूरी है कि सम्राट चौधरी को अपनी पगड़ी उतारनी पड़ी? क्या बिहार में बीजेपी पूरी तरह से नीतीश कुमार के सामने नतमस्तक हो गई है या किसी भी तरह से सत्ता में बने रहने का लालच बीजेपी को ऐसा करने पर मजबूर कर रहा है? यानी बिहार में अब नए मुद्दे पर सियासत गर्मा गई है। तो इस बुलेटिन में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और देश दुनिया की ऐसी ही दूसरी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए ग्लोबल भारत टीवी। नमस्कार।